स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल नंदेश पर्वत। क्या तुम दोनों ने मेरी छोटी गुड़िया को देखा है? सीढ़ियों से नीचे एक आवाज आई। आयशा ने सीढ़ियों से नीचे झांका और देखा कि आदर्श और नंदिनी एक दूसरे के होंठ जोड़े हुए बैठे थे। उस आदमी का हाथ धीरे धीरे नंदिनी के कंधे से उसकी छाती की ओर बढ़ रहा था। नंदिनी ने तुरंत आदर्श को दूर धकेल दिया और तुरंत शर्मा गई। नंदिनी का चेहरा पहले से ही सुंदर था और शर्माने की वजह से वह और भी ज्यादा आकर्षक लग रही थी। आदर्श को अपने खून का दौड़ता हुआ एहसास हुआ। तुम क्या कर रहे हो? नंदिनी ने झटके से कहा जब उसने आदर्श को फिर से अपनी ओर बढ़ते देखा। वह पहले से ही अपने कमरे में वापस चली गई है। आदर्श ने सीढ़ियों पर एक नजर डालने के बाद जवाब दिया, मैं जा रही हूँ। नंदिनी जल्दी से उठी और दरवाजे की ओर चली गई। आदर्श के पास उसे जाने देने का कोई मौका नहीं था। उसने उसे वापस खींच लिया। तुम? नंदिनी शर्मिंदगी और गुस्से में थी। ऐसा लग रहा था कि वह उस आदमी को केवल गैंगस्टर और विकृत लोगों से निपटने के सामान्य तरीकों से ही भगा सकती थी, लेकिन वह खुद को ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर पा रही थी। वह अंततः आदर्श के पास वापस खींची चली गई। उसका हार मानने का कोई इरादा नहीं था। उसने अभी अभी किसका आनंद लेना शुरू किया था। वह किसी बाहरी कारक के कारण हार नहीं मानेगा। इतने लंबे समय के बाद नंदिनी के साथ यह उसकी पहली सफलता थी। नंदिनी जिस तरह की व्यक्ति थी, उसे देखते हुए लड़की किसी आदमी को अपने बालों का एक भी कतरा छूने नहीं देगी। हालांकि अगर वह पहले से ही उसे चूम सकता था तो उसका मतलब था कि वह उसके साथ सोने में सक्षम होने से बेहद दूर नहीं था। सीढ़ियों पर चलते हुए आयशा ने इस बार कोई आवाज नहीं की। उसने चुपके से अपना सिर बाहर निकाला, यह देखने के लिए कि क्या दोनों ने काम पूरा कर लिया है। लेकिन उसने देखा कि दोनों बैठे हुए से खड़े हो गए थे। वो तुरंत हैरान रह गई। क्या उन्हें सचमुच किस करते समय अपनी मुद्रा बदलनी पड़ती है? इसके अलावा क्या उन्होंने गंभीरता से उसे अनदेखा किया? ओह माय! आदर्श नाम का विकृत व्यक्ति गंभीरता से अपने हाथ ऊपर कर रहा था, लेकिन नंदिनी ने अभी भी उसे मौत के घाट नहीं उतारा था। क्या उसे नशा दिया गया था? मुझे मत बताइए कि वे इसे केवल लिविंग रूम में और सोफे पर ही करेंगे। यह बेहद खुले विचारों वाली बात है। कुछ देर बाद नंदिनी ने आखिरकार अपने विचार संभाले। उसने आदर्श को एक तरफ धकेल दिया। उसके पास और अधिक बल प्रयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक विनम्र धक्का कभी भी आदर्श जैसे बदमाश को नहीं रोक सकता था, जो अपने तरीके से काम करना पसंद करता था। अगर उसने उसे दूर नहीं धकेला होता तो कौन जानता था कि वह उसके साथ क्या करता। तुमने बेहद ज्यादा कर दिया। नंदिनी ने उस आदमी को घूर कर देखा। उसके चेहरे पर लाली की जगह ठंडक आ गई। मेरा यह मतलब नहीं था, बस इस इच्छा को नियंत्रित करना मुश्किल था, आदर्श ने हंसते हुए कहा। नंदिनी का अब उस आदमी के साथ रहने का कोई इरादा नहीं था। वह बालकनी में चली गई। उसने दरवाजे से बाहर निकलने की जहमत भी नहीं उठाई। उसने हवा का एक सफेद झोंका बुलाया जो उसकी पीठ पर 3 जोड़ी विंड विंग्स में बदल गया। पंख फैलाए और नंदिनी जल्दी से अपार्टमेंट से भाग गई। तेज हवा बालकनी में बेतहाशा बह रही थी। इस बार आदर्श जीत के बाद भी तेजी से आगे नहीं बढ़ सका। वह स्पष्ट रूप से नंदिनी की स्पीड से पिछड़ गया था। तो यह है पकी हुई पत्थर के उड़ जाने का मतलब। आदर्श ने इसका दोष जादू की दुनिया पर मढ़ा। अगर वह अभी भी विज्ञान की दुनिया में होता तो नंदिनी के पास उससे बचने का कोई मौका नहीं होता। आदर्श अभी भी अपने होंठों पर लगे स्वाद का आनंद ले रहा था। वह उत्साह से अभिभूत था। शब्दों में उस अनुभूति का वर्णन नहीं किया जा सकता। वह नंदिनी के आकर्षक मुलायम कोमल होठों को जीवन भर किस कर सकता था। कैसा रहा? आयशा ने अपना सिर बाहर निकाला और उत्सुकता से पूछा। कैसा था? आदर्श ने कहा। कैसा लगा जब तुम्हारे जैसे एक आम आदमी ने आखिरकार अपनी देवी का दिल जीत लिया? मेंढक ने आखिरकार हंस को अपने हाथों में ले लिया। मुझे यकीन है कि तुम कुछ खास महसूस कर रहे होंगे। जल्दी से मुझे इसके बारे में बताओ, आयशा ने बेहद उत्साहित होकर पूछा। तुम इसके बारे में सुनना चाहती हो? आदर्श ने आयशा की प्रतिक्रिया देखकर हंसते हुए कहा। जाओ मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। आयशा का दिमाग गंदा था, लेकिन यह सिर्फ उसके विचारों पर ही लागू होता था। उसके सांवले और दबंग भाई की वजह से बेहद कम लोग उसके पास आने की हिम्मत करते थे।
नतीजन सबसे जटिल आसानों का ज्ञान होने के बावजूद वो अभी भी अविवाहित और अनुभवहीन थी। आयशा ने आदर्श को एक गिलास पानी पिलाया। आदर्श को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह कितनी आज्ञाकारी थी, जिसके बाद उसे सचमुच थोड़ी प्यास लग रही थी। आदर्श सोफे पर बैठ गया और ऐसा अभिनय किया जैसे वह कोई व्याख्यान देने वाला हो, जबकि आयशा एक मेहनती स्टूडेंट की तरह ध्यान से बैठकर सुन रही थी। आदर्श के भाषण देने के ठीक बाद स्माइरा घर आ गई। पूरा दिन मैजिक सीखने में बिताने के बाद बहुत थकी हुई लग रही थी। वह वास्तव में कई बार आदर्श से ज्यादा मेहनती थी, खासकर जिस तरह से वह अपनी दिनचर्या पर अड़ी रहती थी। सैम सैम जल्दी से आओ। आदर्श और नंदिनी ने लिविंग रूम में अभी अभी मस्ती की है, क्या तुम सुनना चाहती हो? आयशा ने कहा। स्माइरा चौंक गई। उसने आदर्श की तरफ देखा। आदर्श अजीब तरह से मुस्कुराया। स्माइरा ने आयशा को घूरते हुए कहा, तुम क्या सोच रही हो? तुम इसके बारे में इतनी उत्साहित क्यों हो? स्माइरा को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने अपने घर के चप्पल पहने और थकी हुई सी ऊपर अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह मेघना मैजिक सिटी पहुंची। आदर्श जल्दी से नंदिनी से मिलने चला गया। नंदिनी अभी भी पिछले दिन की घटना को लेकर गुस्से में थी। ऐसा लग रहा था कि वह आदर्श से बात करने को तैयार नहीं थी। नंदिनी, क्या तुम अर्थ पिस्टल को देखने नहीं जा रही हो? आदर्श ने पूछा। आदर्श नंदिनी के पास गया। लड़की आश्चर्यचकित थी जब उसने उसके हाथ में अर्थ पिस्टल देखा। क्या यह वास्तव में एक अर्थ पिस्टल है? नंदिनी ने पूछा। बिल्कुल। नंदिनी को सच में लगा कि आदर्श उससे झूठ बोल रहा है। आखिरकार अर्थ पिस्टल कोई मैजिक इक्विपमेंट या पैसे से खरीदे जाने वाला कोई संसाधन मात्र नहीं था। नंदिनी ने मान लिया था कि आदर्श कल उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि आदर्श सच कह रहा था। उसने उसके लिए अर्थ पिस्टल उधार लिया था। अर्थ पिस्टल को देखने की खुशी ने जल्द ही आदर्श के प्रति उसकी नाराजगी को खत्म कर दिया। वह जमीन की नीलामी में गई और फेनिया शहर के उत्तर में जमीन खरीद ली। यह क्षेत्र बेहद बड़ा था, अमरीश शहर के आकार से लगभग आधा। इसे उप सुरक्षित क्षेत्र माना जाता था क्योंकि इसे पहले साफ नहीं किया गया था। स्थानीय सरकार प्रसिद्ध परिवारों और कुलों द्वारा विकास के लिए भूमि बेचने के लिए तैयार थी। वे धीरे धीरे उन भूमियों को सुरक्षित क्षेत्र में शामिल कर लेते थे, जिससे मानव क्षेत्रों का विस्तार होता था, जिससे उन्हें कल्टीवेशन, खनन और निर्माण के लिए अधिक भूमि मिलती थी। जमीन खरीदने के कुछ समय बाद ही राजा ज्ञान सिंह वहां आ गए। नंदिनी, तुमने उप सुरक्षित क्षेत्र में जमीन क्यों खरीदी? मुझे पता है कि यह संसाधनों से भरपूर है, लेकिन यह अभी भी सुरक्षित क्षेत्र में नहीं है। अगर हम वहां अपना कबीला बनाते हैं तो कोई भी मैजिशियन हमारे साथ जुड़ने को तैयार नहीं होगा। वहां लोगों का रहना भी बेहद जरूरी है क्योंकि वे खनन और उत्पादन के लिए हमारे श्रम हैं। क्या तुम ऐसी जमीन खरीद कर पैसा बर्बाद नहीं कर रही हो जो रहने लायक नहीं है? ज्ञान सिंह ने पूछा। ज्ञान सिंह कबीले की स्थापना की प्रक्रियाओं से अच्छी तरह से वाकिफ थे। वह एक बार अमरीश शहर के शासक थे। जब उन्होंने सुना कि नंदिनी ने खाली जमीन खरीद ली है तो वे बेहद चिंतित हो गए। उनकी बेटी एक प्रतिभाशाली मैजिशियन थी, फिर भी जब कबीले के प्रबंधन की बात आई तो उसे लगातार धोखा क्यों दिया जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह अभी भी बेहद भोली थी, अपना खुद का कबीला बनाने की कोशिश कर रही थी। भूमि को जल्द ही सुरक्षित क्षेत्र में शामिल कर लिया जाएगा। मैं मैजिक एसोसिएशन को एक अनुरोध प्रस्तुत करूंगी। हमें बस हंटर यूनियन से हंटर मास्टर या उससे अप के रैंक वाले किसी व्यक्ति की ज़रूरत है जो यह सत्यापित कर सके कि यह जगह सुरक्षित है, और मैजिक एसोसिएशन से कहे कि जब हम इसे साफ कर रहे हो तो किसी को यहाँ भेजे। हमें जगह का निरीक्षण करने के लिए सरकार और सेना के लोगों की भी ज़रूरत है, और इसे जल्द ही हमारे नंदेश पर्वत का क्षेत्र माना जाएगा। नंदिनी ने गंभीरता से कहा। उसके चेहरे पर मुस्कान काफी स्पष्ट थी। यह अपनेपन का एहसास था। उन्हें अब दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था या किसी और से आदेश नहीं लेना पड़ता था। ऐसा लगा जैसे इतने लंबे समय से उन्हें बांधे रखने वाली जंजीरें आखिरकार टूट गई। उन्हें अब अपने कंधों पर कोई बोझ महसूस नहीं होता था। यहाँ तक कि सांस लेना भी बेहद आसान लगता था। नंदेश पर्वत? आदर्श को आश्चर्य हुआ जब उसने कबीले का नाम सुना।
नंदिनी ने अपने नाम का इस्तेमाल नए कबीले के हिस्से के रूप में किया था। नाम से ऐसा लग रहा था कि कबीला एक प्रेम क्रिस्टल है जिसे वे दोनों पति पत्नी के रूप में प्रतिबंधित करते हैं। यह कुछ ऐसा नहीं था जिसकी आदर्श ने उम्मीद की थी। क्या ऐसा हो सकता है कि नंदिनी ने वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट के बाद आखिरकार अपना दिल खोलना शुरू कर दिया है? मैं बस आपकी प्रतिष्ठा का उपयोग करने की कोशिश कर रही थी, ज़्यादा मत सोचो, नंदिनी ने जल्दी से समझाया जब उसने आदर्श की आंखों में अजीब नजर देखी। बच्चे, यहाँ गलत मत समझो। अगर यह तुम्हारी दी हुई बड़ी रकम की वजह से नहीं होता तो मैं नंदिनी को कभी भी नाम का इस्तेमाल नहीं करने देता। ज्ञान सिंह ने आदर्श को घूर कर देखा, जैसे कि वो इस बात से बेहद असंतुष्ट थे कि एक जंगली सुअर ने उसकी गोभी छीन ली थी जिसे उसने इतनी मेहनत से बनाया था। बूढ़े आदमी, मैंने तब क्या कहा था? यह केवल समय की बात है। जब तक आपकी बेटी मेरी नहीं हो जाती मुझे कोई नहीं रोक सकता, आदर्श ने गर्व से कहा। तुम छोटे बदमाश हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। भले ही नंदिनी बड़ी हो गई है, वह अभी भी मेरी बात सुनती है। मैं उसे कभी भी तुमसे शादी नहीं करने दूंगा। ज्ञान सिंह पीछे नहीं रहना चाहते थे। तुम्हारा स्वभाव अभी भी वैसा ही बदबूदार है, बस तुम इंतजार करो, ऐसा ही हो, नंदिनी ने झल्लाकर कहा जब दोनों उसके पास बहस करते रहे। बस करो तुम दोनों। मेघना हंस पड़ी जब उसने आदर्श और रजावत को दो बच्चों की तरह झगड़ते देखा। राजा ज्ञान सिंह ने आदर्श के साथ और समय बर्बाद नहीं किया। उसने मुड़कर मेघना से पूछा और कहा, तुम कौन हो? मेघना ने संक्षेप में अपना परिचय दिया और ज्ञान सिंह से कहा कि उन्हें सेना की ओर से दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार है। मेघना वास्तव में सेना के लिए एक भूमि सर्वेक्षक थी, अन्यथा उसे अग्निगढ़ झील की जांच का मिशन नहीं सौंपा गया होता। आदर्श मेघना को अपनी जमीन का निरीक्षण करने देने के बारे में सोच रहा था, तभी उसने कहा कि वह उसे कुछ दिनों के लिए उधार लेने जा रहा है ताकि वह यह साबित करने के लिए दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर सके कि सेना की ओर से जमीन सुरक्षित है। हंटर यूनियन के सत्यापन के लिए यह और भी आसान था। आदर्श खुद एक हंटर मास्टर था। वह यह सत्यापित करने के लिए पर्याप्त उच्च रैंक पर था कि कोई भूमि सुरक्षित है या नहीं। उसे केवल एक हंटर मास्टर के रूप में दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की जरूरत थी। ऐसा कहा जा रहा है कि आदर्श प्रक्रियाओं से बेहद परिचित नहीं था, लेकिन वह आसानी से चुटकी से मदद मांग सकता था क्योंकि वह भी एक हंटर मास्टर थी। उसकी रैंक आदर्श से भी अधिक थी। दो हंटर मास्टर पर्याप्त से अधिक होने चाहिए, यदि नहीं तो वे अभी भी दादू को बुला सकते हैं। एक सीनियर हंटर के रूप में उनका सत्यापन उनके सत्यापन से भी अधिक विश्वसनीय होगा। नेक्स्ट एपिसोड टाइटल, अगर तुम मुझे धन्यवाद देना चाहती हो तो मुझसे शादी कर लो। नंदिनी ने जो नई जमीन खरीदी थी वह फिनियाओ शहर के उत्तर में थी। इसका भूभाग काफी अनोखा था। यह दो लंबी और संकरी पर्वत श्रृंखलाओं के करीब एक विशाल समतल भूमि थी जो फिनियाओ शहर से थोड़ी ऊंचाई पर थी। पश्चिम की ओर पर्वत श्रृंखला पर्वत थी। यह रिज एक प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य करता था जो डीमन प्राणियों को नानलिंग पर्वत से अलग रखता था। अधिकांश डीमन प्राणी मनुष्यों पर अटैक करने के लिए पहाड़ को पार करने की जहमत नहीं उठाते थे। पूर्व की ओर समुद्र की ओर मुख किए हुए पहाड़ को डबल सन माउंटेन कहा जाता था। यह वास्तव में दो विशाल पहाड़ों से बना था जिनके बीच एक घाटी और एक नदी थी जो चंद्र सूर्य और भूमि से जुड़ी हुई थी। यह इस तरह की भूमि भी समुद्र से जुड़ी हुई थी। यदि वे उत्तर की ओर बढ़ते रहे तो वे हांगसो को पार कर जादुई शहर शंघाई पहुंच जाएंगे। दक्षिण में फिनियाओ शहर था जो 10 किलोमीटर से भी कम दूरी पर था। नंदिनी ने आदर्श को साथ लिया और 5000 मीटर ऊपर आसमान में उड़ी, जिससे आदर्श को लैंड का पूरा निरीक्षण करने का मौका मिला। आदर्श नंदिनी की दूरदर्शिता से बेहद प्रभावित हुआ। न केवल जमीन समतल और विशाल थी बल्कि वहां दो पहाड़ भी थे जो प्राकृतिक अवरोधों के रूप में इसकी रक्षा करते थे। पर्याप्त धन के साथ वे इस जगह को एक बेहद सुरक्षित शहर और कस्बे के रूप में विकसित कर सकते थे। वास्तव में संसाधन किसी शहर के लिए सबसे महत्वपूर्ण थे क्योंकि शोषण और उत्खनन आमतौर पर मुख्य कारण थे कि कोई शहर पहले स्थान पर क्यों था। हालांकि
नंदिनी और अर्जावत दोनों ने अमृत शहर की आपदा से गुजरने के बाद सुरक्षा को सबसे पहले रखा था। उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि यह जगह अमृत शहर की तुलना में बेहद अधिक सुरक्षित थी। संसाधनों के लिए समुद्र बस एक पहाड़ की दूरी पर था। भूमि काफी उपजाऊ थी और भले ही यह क्षेत्र संसाधनों में समृद्ध नहीं था, फिर भी यह स्वीकार्य था। अगर ऐसा नहीं होता क्योंकि यह जगह सुरक्षित क्षेत्र में नहीं है, तो मुझे यकीन है कि इस तरह से फिनियाओ शहर का विस्तार करने की योजना बनाई होंगी जिसने फिनियाओ शहर को बनाया है। यहाँ तक कि आदर्श जैसे नौसुखिए भी मदद नहीं कर सके और कहा, जमीन तो बढ़िया थी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि इलाके को साफ करने के लिए किए जाने वाले प्रयासों की सेना की मदद के बिना शहर बसाना बेहद मुश्किल काम था। एक बार जब हम इस क्षेत्र को साफ कर लेंगे तो हम नंदेश पर्वत पर पहरेदारों को तैनात कर सकते हैं। फिर हम दूसरे पर्वत पर नदी को चौड़ा और गहरा करेंगे और इसे समुद्र तक जाने वाले मार्ग के साथ एक बंदरगाह में बदल देंगे। यह जगह जल्द ही अमृत शहर से आगे निकल जाएंगी। राजा ज्ञान सिंह इस जगह से बेहद संतुष्ट थे। ज्ञान सिंह कई सालों से निराशा में जी रहा था और इसी दिन का इंतजार कर रहा था। अमृत शहर के खत्म होने के बाद उसके जख्मों को सिर्फ एक नया शहर बनाकर ही भरा जा सकता था। सबसे बड़ी बात यह है कि यह शहर सिर्फ उनका होगा। उन्हें अब सिंह कबीले के आदेशों का पालन नहीं करना था, ना ही उन्हें किसी और कबीले की इच्छा का पालन करना था। मैंने उनसे बात की है। उन्होंने कहा कि एक बार जब हम भूमि को सुरक्षित क्षेत्र में शामिल कर लेंगे तो वे हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हैं। वे खुशी खुशी निर्माण कार्य संभाल लेंगे और हमें इसके लिए अच्छी कीमत देंगे। मुझे नहीं पता था कि जब आप राष्ट्रीय टीम के साथ ट्रेनिंग पर थे तब आपने इतने प्रभावशाली व्यवसायी से दोस्ती कर ली थी। ज्ञान सिंह का चेहरा खुशी से भर गया था। जैसे ही उन्होंने जगह देखी उन्हें उम्मीद दिखाई दी। हालांकि उन्हें शुरुआत से ही शुरुआत करनी पड़ी, लेकिन अब उन्हें अंधेरे में नहीं रहना पड़ा। आदर्श को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि शहर का विकास कैसे किया जाए, लेकिन ज्ञान की मदद से उन्हें विश्वास था कि उन्हें एक छोटे से शहर से शुरू करके इसे बनाने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। वह आदमी कभी अमृत शहर का शासक था। जहाँ तक इस बात का सवाल है कि क्या वे शहर का और विस्तार कर सकते हैं, यह आदर्श की चिंता का विषय नहीं था। शहर बनाना कोई आसान काम नहीं था। हालांकि पूर्व में शहर बनाना बेहद आसान था, फिर भी इसके लिए काफ़ी समय चाहिए था। दानिक पर्वत पर एक विला। एक इंसान अपनी मोटी टांगों पर बैठी हुई थी और अपने कुल्हाओं को सांप की तरह हिला रही थी। वह पांजी की छाती से आधे अनिच्छा से रगड़ रही थी ताकि उस आदमी को उत्तेजित कर सके। दुर्भाग्यवश जब मैनेजर पैन भूखे भेड़िए की तरह भीड़ों पर झपटने ही वाला था, तभी दूर रात के आकाश में अचानक एक हल्की सी रोशनी चमक उठी। रात में रोशनी मंद थी, फिर भी शानदार थी। मंद रोशनी एक क्षेत्र पर छाई हुई थी। बाधा की नीली भूरी सतह थोड़ी रहस्यमयी लग रही थी। क्या है वो? अविशा दंग रह गई और खाली चेहरे के साथ दूर तक देखती रही। महिला का नाम अविशा था। यह एक अवरोध है। यह कैसे संभव है? इतना बड़ा अवरोध कैसे हो सकता है? एक पेशेवर के रूप में मैनेजर पैन ने तुरंत ही प्रकाश को शहर के अवरोध के रूप में पहचान लिया। अचानक खाली जमीन पर अवरोध क्यों दिखाई दिया? अवरोध फिनियाओ शहर की ढाल के बराबर था। कौन इतना शक्तिशाली अर्थ पिस्टल का मालिक हो सकता है और उस शक्तिशाली अवरोध को एक्टिवेट कर सकता है? या युयांग भूमि वहां नहीं है? हे भगवान, क्या वे क्षेत्र को साफ करने के लिए अर्थ पिस्टल का उपयोग कर रहे हैं? क्या सेना उस क्षेत्र को सुरक्षित क्षेत्र में शामिल करने की योजना बना रही है? अविशा का जबड़ा कुछ समझकर खुला रह गया। सेना के अलावा कोई अन्य शक्ति संभवतः ऐसा चौंकाने वाला कारनामा नहीं कर सकी। यह सेना का मामला नहीं है। मुझे इस बारे में कोई सूचना नहीं मिली, लेकिन मैंने सुना है कि नंदिनी ने हाल ही में जमीन खरीदी है। पान नामक व्यक्ति ने कहा। उसने जमीन खरीदी है?
और अब उसकी रक्षा के लिए एक अवरोध खड़ा है। क्या वो इसका इस्तेमाल अपना कबीला बनाने के लिए करना चाहती हैं? यह जगह निर्जन है, इसलिए इसे साफ करने के लिए कठोर प्रयास की आवश्यकता है। यहाँ तक कि एक प्रसिद्ध कबीले के पास भी ऐसा करने के लिए धन नहीं होगा। इसलिए मैंने इस खरीद में हस्तक्षेप करने की जहमत नहीं उठाई। लेकिन उन्हें इतना बड़ा अर्थ पिस्टल कैसे मिला? यह असंभव है। मिस्टर पान अवाक रह गए। उसने वर्मा कबीले से पहले ही वादा कर लिया था, वह नंदिनी को अपना कबीला स्थापित करने की अनुमति नहीं देगा। उसे पहले ही लाभ मिल चुका था, लेकिन इस बाधा ने उसे पूरी तरह आश्चर्यचकित कर दिया था। एक बार फॉर्मेशन स्थापित हो जाने के बाद उसके क्षेत्र में मौजूद हर डीमन प्राणी पर उसकी रोशनी पड़ जाएगी। कोई भी बच नहीं सकता था, यहाँ तक कि जमीन के नीचे छिपे कीड़े भी नहीं। इस तरह इस क्षेत्र को साफ करना बेहद आसान होगा। उन्हें बस बैरियर द्वारा टैग किए गए डीमन जीवों को खत्म करने की जरूरत थी, और सेना, मैजिक एसोसिएशन, हंटर एसोसिएशन और स्थानीय सरकार के प्रतिनिधि से यह सत्यापित करने के लिए कहना था कि यह स्थान सुरक्षित क्षेत्र में शामिल होने के योग्य है। क्षेत्र को सुरक्षित साबित करने के लिए एक अर्थ पिस्टल सबसे प्रभावी तरीका था। मैजिक एसोसिएशन का मुख्यालय अर्थ पिस्टल का उपयोग करके साफ किए गए क्षेत्र की सुरक्षा पर संदेह नहीं करेगा, जिसका अर्थ है कि मैनेजर पैन अब नंदिनी के वहां एक कबीला स्थापित करने के अनुरोध को अस्वीकार करने के लिए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकता था। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बहुत से लोग युयांग भूमि की संभावना से अच्छी तरह वाकिफ थे। कई प्रसिद्ध परिवारों और एसोसिएशनों ने पहले से ही इस पर अपनी नजरें गड़ा रखी थी। फिर भी इस क्षेत्र को साफ करने के लिए आवश्यक समय और धन के कारण उनके पास हार मानने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। वे सभी जानते थे कि यह जगह कितनी शानदार थी। अब यह नंदिनी की निजी जमीन बन गई थी। यह जगह उस जमीन से कहीं ज्यादा बेहतर और ज्यादा विशाल थी जिसे नंदिनी ने पहले हासिल करने की कोशिश की थी। अवीशा जल्द ही सिंह कबीले से एक कॉल आया अवीशा को। हाँ, मुझे मिल गया। मैं तुरंत इस पर ध्यान दूंगी। कृपया शांत हो जाए, मैं तुरंत इसकी जांच करूंगी। वर्मा कबीले का उद्देश्य नंदिनी को परेशान करना था, लेकिन सिंह कबीले के लोगों को अचानक पता चला कि नंदिनी ने अपने कबीले की स्थापना के लिए एक निजी क्षेत्र पर सफलतापूर्वक दावा कर लिया है। उन्होंने तुरंत अवीशा को डांटा। अवीशा स्पष्ट रूप से मैनेजर पैन का मनोरंजन करने के मूड में नहीं थी। वो जल्दी से चलेगी। उसका एकमात्र विकल्प स्थानीय सरकार को नंदिनी को मंजूरी देने से रोकने के लिए हेरफेर करना था। लानत है, उस कुत्तिया ने मुझे अनदेखा कर दिया। मैनेजर पैन का चेहरा तुरंत काला पड़ गया जब उसने देखा कि अवीशा उससे एक भी शब्द कहे बिना चली गई। बाकी प्रक्रियाएं अब आदर्श की चिंता का विषय नहीं थी, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि क्या करना है। उसने वह सब कुछ कर लिया था जो वह कर सकता था। आदर्श अपने नए इलाके के नाम से बेहद संतुष्ट था। यह उनके और नंदिनी दोनों के प्रयासों का फल था। यह उनके और नंदिनी दोनों के नामों पर उनके पर्वत का नाम पड़ा था। जब लोगों को पता चलेगा कि वे सिर्फ इलाके को साफ करने के लिए अर्थ पिस्टल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यह निश्चित रूप से सुर्खियां बनेगा। हालांकि यह बहुत से मैजिशियनों को अपने हाथ साथ जोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन निश्चित रूप से उनकी प्रतिष्ठा में मदद करेगा। नंदिनी का नाम कमाना स्पष्ट रूप से कुछ ऐसा था जिसे सिंह कबीला बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता था। लोगों को पहले से ही पता था कि सिंह कबीले ने वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट के बाद नंदिनी को छोड़ दिया था, और अब नंदिनी ने अपना खुद का कबीला बनाने की कोशिश करते हुए इतना ध्यान आकर्षित किया था। यह सिंह कबीले के चेहरे पर एक जोरदार तमाचे के अलावा कुछ नहीं था। यह जलन और दर्द भरा था। सिंह कबीले ने शीघ्र ही एक छोटी बैठक आयोजित की। नंदिनी के जाने से सिंह कबीले के प्रभाव पर ज्यादा असर नहीं पड़ा, लेकिन इससे उनकी प्रतिष्ठा को काफी नुकसान हुआ। जब लोगों को पता चला कि नंदिनी को वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट से पहले सिंह कबीले ने निकाल दिया था, तो उसे काफी समर्थन मिला। फिर भी वो लड़की राष्ट्रीय टीम में जगह बनाने में कामयाब रही और वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट के दौरान उसका प्रदर्शन बेहतरीन था। सिंह कबीले में शामिल होने के बारे में सोच रहे कई मैजिशियन नंदिनी के साथ कबीले द्वारा किए गए व्यवहार से निराश थे। अगर नंदिनी अपना खुद का कबीला बनाती तो इससे सिंह कबीले की छवि खराब होती, क्योंकि जब भी वे नंदिनी के कबीले के बारे में बात करते तो वे निश्चित रूप से सिंह कबीले पर और भी अधिक संदेह करते।
इन संदेहों के कारण सिंह कबीले को कोई नुकसान होने की संभावना नहीं थी, लेकिन कई मैजिशियन जो अभी भी यह तय कर रहे थे कि किस प्रसिद्ध कबीले में शामिल होना है, या जो लोग सिंह कबीले को व्यापारिक साझेदारी के रूप में देख रहे थे, वे अन्य प्रसिद्ध कबीलों की ओर रुख कर लेंगे। नंदिनी, जिसने सिंह कबीले को छोड़ दिया था, ने नंदेश पर्वत की स्थापना की है, जो सिंह कबीले को सीधे चुनौती देने के लिए तैयार है। वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट में सबसे बड़ा योगदान देने वाली नंदिनी एक नया शहर बनाने की योजना बना रही है। सुरक्षात्मक अवरोध की अद्भुत रोशनी फीनिया और शहर के पूरे आकाश को रोशन कर देती है। हर कोई जानता है कि सिंह कबीले ने नंदिनी के साथ कैसा बिहेव किया था। अगर वे अपने लोगों के साथ इतने बेकार हैं तो वे बाहरी लोगों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। जैसा कि अपेक्षित था, बाधा ने तुरंत मीडिया का ध्यान आकर्षित किया। नंदिनी ने मीडिया को नंदेश पर्वत की स्थापना और क्षेत्र को साफ करने की अपनी योजना के बारे में नहीं बताया था, लेकिन न केवल रिपोर्टर मधुमक्खियों के घोंसले की तरह दिखाई दिए, बल्कि लोग और मैजिशियन भी इंटरनेट पर इसकी चर्चा कर रहे थे। काम कुछ ही समय में पूरा हो गया। बैरियर की मदद से यह बेहद आसान हो गया। आदर्श को आखिरकार समझ में आ गया कि वह किशन अर्थ पिस्टल के बारे में इतना पागल क्यों था। यह सच था कि अर्थ पिस्टल को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति पूरे शहर को नियंत्रित कर सकता था। थैंक यू आदर्श। नंदिनी ने बैरियर से सुरक्षित जमीन पर नजर डाली। शानदार आसमान को देखना सुखद था। अब यह जगह उम्मीद से भरी हुई थी। आदर्श ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम मुझे धन्यवाद देना चाहती हो तो मुझसे शादी कर लो। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें बेहद पहले से पसंद करता हूँ। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह नंदिनी को एक शहर दे पाएगा, भले ही वह अभी सिर्फ एक खाली जमीन थी। नंदिनी के चेहरे पर मुस्कान देखकर बेहद अच्छा लगा, जैसे वो बचपन में अपने उज्जवल भविष्य की उम्मीद कर रही थी। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।